हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि मैम प्लीज़ आप डिस्कशन कर दीजिए 2019 के पेपर को। सो दिसंबर का पेपर वैसे भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम यही पैटर्न रहेगा मोस्टली आने वाले क्वेश्चन का। सो बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा देन हम जून का पेपर भी डिस्कस करेंगे। सो आज से स्टार्ट करते हैं हम दिसंबर 2019 का पेपर। सो ये गाइस पार्ट 1 होगा, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन में पूछा गया है कि प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नीडेड टू, कि जो टीचर एजुकेशन का यूनिट 4 है, आपका 4 यूनिट का पार्ट डी है, जिसमें प्रोफेशन और प्रोफेशनलाइजेशन के बारे में बताया गया है टीचर एजुकेशन में। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, अब इससे आपको क्या करना है कि आपको जो करेक्टरिस्टिक इसका आंसर होगा वो आपको लर्न कर लेनी है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से फिर से बन सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि इसमें एक टीचर एजुकेशन को बहुत ही प्रोफेशनल बनाने के लिए, है ना, कि टीचर एजुकेशन में जो प्रोफेशन आया है, अब प्रोफेशन का कंसेप्ट जो आया है कि टीचर एजुकेशन को भी अब एक एज ए प्रोफेशन लिया गया है। तो प्रोफेशन मानने के लिए हमें यहाँ पे किन चीज़ों की आवश्यकता है। सो प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नीडेड टू। अब हमें पे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में चाहे 2 तरीके होते हैं करने के इस तरह का क्वेश्चन। चाहे तो आप इसको वो देखिए जो आपको आता है, अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप तुरंत बता देंगे, अगर आपको नहीं आता है तो कोशिश करिए कि आप इसमें एलिमिनेट कर दें जो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो नहीं हो सकता उसको आप हटा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि इनरिच टीचर एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट, यानी कि हमें उस टीचर नॉलेज होनी चाहिए टीचर्स को कि जो भी वो सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपको टीचर एजुकेशन को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करना है तो सीधी सी बात है कि ये बहुत क्लियर है कि आपको यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना सही है। तो यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अब हमें ये देखना है कि ए कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे ये भी टीच करूँगी कि कैसे हम क्वेश्चन को एग्जाम में करते हैं। अब देखिए ए ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ए तो 100% होगा। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, सपोज आप मेडिकल लाइन में जाते हैं, तो आपको मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो भी उससे रिक्वायर्ड है, आप लॉयर बनते हैं तो आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको टीचर एजुकेशन को, टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है तो टीचर एजुकेशन की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना है उसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो ए 100% ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ए 100% होगा, तो ए एक तो ऑप्शन 1 में आ रहा है, ठीक है, और एक ऑप्शन डी में आ रहा है। तो यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 1 या 4 में से होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 नहीं हो सकते। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें बस ये देखना है कि इन दोनों में से बी, सी और डी और ई, तो इनमें से एक अगर हम और पता कर लेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन करें, आप लोग भी तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑप्शन 2 कि बी क्या है, शार्पन टीचिंग स्किल इन द क्लासरूम। ठीक है, आप टीचिंग के प्रोफेशन में जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको बच्चे की स्किल डेवलप करनी है, उसकी नॉलेज को बढ़ाना है, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो टीचिंग स्किल को हमें क्लासरूम में कैसा करना है, शार्प करना और अच्छा करना है। तो ऑफकोर्स बी भी और करेक्ट है इसमें। तो बी जब करेक्ट है तो ए और बी किस ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ए और बी कहाँ आ रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहे हैं। तो ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं बाकी भी ऑप्शन क्या कहते हैं। तो सी कहता है कि जनरेट द कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज फॉर द प्रोफेशन। ठीक, किसी भी प्रोफेशन में है हमें, तो हमें क्या करना है, न्यू नॉलेज के लिए भी आगे प्रयास करते रहना है। डी पार्ट है, डी ऑप्शन कह रहा है ट्रेन द स्टूडेंट टू बी टीच सभी। सभी का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर अंडरस्टैंडिंग की, पूरी तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। सो ट्रेन द स्टूडेंट टू बी टीच। ठीक है, जो भी हमारी टीचिंग है उसको वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये डी ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि सही ही हो, है ना। और पार्ट ई क्या है कि पार्ट ऑप्शन ई कहता है कि हेल्प स्टूडेंट टू ओपन कोचिंग सेंटर्स। ठीक है, तो ई तो 100% नहीं होगा, तो इस डी एक बार को हो भी सकता था, पर ई कैसे भी नहीं हो सकता है। तो या तो हम पूरे में ये पढ़ लेते पहले ही कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। मुझे पता चल गया कि ई नहीं हो सकता, तो मैं ये देखूंगी कि ई किस किस में आ रहा है। ई 3rd में आ रहा था, ई 4 में आ रहा था, यानी कि 3rd और 4th तो नहीं हो सकता था,
और बी, ए बहुत इंपॉर्टेंट था और ए हमारा बी में नहीं दिया था, तो अगर बस हम दो ऑप्शन को पढ़ लेते ए और ई को, तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गाइस वो होगा 1.1, यानी कि ए बी सी इज द करेक्ट आंसर एंड डी और सी, डी और ई क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, जिसमें डी एक बार को अगर ऑप्शन में होता तो हम करेक्ट मान भी लेते, ई कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी हैज़ अ डायरेक्ट रिलेवेंस फॉर डिसाइडिंग ट्रांजिशनल स्ट्रेटजी ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो कौन सी ब्रांच है जो डील करती है कि हमें जो स्ट्रेटजीज बनानी है करिकुलम की। ठीक है, अब देखना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माइनर सा डिफरेंस है कि एक क्वेश्चन आता है कि फिलॉसफी की कौन सी ब्रांच है जो करिकुलम के कैसे करिकुलम बनाना चाहिए, एलिमेंट्स, हाउ टू क्रिएट करिकुलम या हाउ टू डेवलप करिकुलम। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, मेटाफिजिक्स, यानी कि जो तत्व मीमांसा होती है वो डील करती है हमारी निर्माण करने से, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है कि ट्रांजिशनल स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है मैथड्स, यानी कि किस मैथड से हमें करिकुलम कि जो भी हमारे ट्रांजिशनल स्टडीज़ हैं, ट्रांजिशनल का मतलब होता है कि जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक में, कि एक टीचर एक स्टूडेंट को बताता है, ठीक है, कि टीच कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन होता है। जैसे बैंक में हम पैसे रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो भी ट्रांजेक्शन। तो इसी तरह टीचिंग में भी क्या होता है, ट्रांजिशनल स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हम मैथड्स ऑफ टीचिंग यूज़ कर रहे हैं, तो करिकुलम में क्या मैथड्स रखने चाहिए जिससे हम टीच करें, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एपिस्टोमोलॉजी, बिकॉज एपिस्टोमोलॉजी जो ज्ञान मीमांसा है वो डील करती है फिलॉसफी की किस ब्रांच के साथ, कि हम कैसे नॉलेज को दूसरों को दें, यानी कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। तो सोर्स ऑफ नॉलेज, तो सोर्स का यहाँ पे सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है आपके लिए, बुक्स हैं, करिकुलम है, टीचर है, और टीचर किसका यूज़ कर रहा है, स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहा है, तो एपिस्टोमोलॉजी इसका आंसर होगा। एंड एक्सोलॉजी डील करती है, ये तीन ब्रांचेज होती हैं फिलॉसफी की, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सोलॉजी। जो एक्सोलॉजी डील करता है वैल्यूज़ के साथ, एपिस्टोमोलॉजी सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड मेटाफिजिक्स की ऐसे जो चीज़ें बनती हैं, बेसिकली बेसिक एलिमेंट या मूल तत्व की व्याख्या करता है। सो क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3, the combination of different approach to validate information, strategies and result in the research study in technically known as। ठीक है, कि जो कॉम्बिनेशन है अलग अलग अप्रोचेज का, ठीक है, कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे वैलिड करते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी लगाते हैं, द रिजल्ट इन द रिसर्च स्टडी। ठीक, तो इस टेक्निकली हम इसको रिसर्च में किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन का जो टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी अपनी क्लासेस में भी बताया है कि जो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आप गूगल करके भी पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी रहे हैं। और ट्रायंगुलेशन अभी जितने भी वेस्ट बंगाल का सेट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, हिमाचल में शायद पीएचडी का एग्ज़ाम हुए, दो तीन एग्ज़ाम हुए, ट्रायंगुलेशन लगातार पूछा जा रहा है, तो ट्रायंगुलेशन को थोड़ा सा पढ़ के भी चले जाइए। तो ट्रायंगुलेशन होता क्या है, ठीक है, तो ट्रायंगुलेशन एक टेक्निक होती है, ठीक है, जो हम मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि रिसर्च में क्या है कि हम किस तरह से अपनी रिसर्च में फाइंडिंग्स कर रहे हैं, थ्योरीज में, ठीक है, किस तरह के मेथड्स लगा रहे हैं, तो ये हमें एक बेसिकली एक फंडामेंटल बेसिस प्रोवाइड करता है, जिससे हम कई सारे मेथड्स को यूज़ करके रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच ऐसी डिफरेंट अप्रोच, यानी बहुत अलग अलग तरीके, ट्रायंगुलेशन यानी अलग अलग तरीके की अप्रोच लगा के हम रिसर्च की, तो इसको टेक्निकली जो वर्ड है वो क्या है, ट्रायंगुलेशन है, हिंदी में इसको शायद त्रिगुणन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब एक से साथ साथ एक चीज़ और करनी है आपको, अगर आप बहुत सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके, तो ट्रायंगुलेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ गूगल पे जाइए, मेटा एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, वो आप उसका भी एक एक नोट्स में एक सिंगल लाइन में, भले ही बहुत बड़ा नहीं लिख सकते हैं, बट सिंगल लाइन में कि व्हाट इज़ मेटा एनालिसिस, व्हाट इज़ ट्रेंड एनालिसिस। तो इतना अगर आप वर्क करके जाएंगे, तो अगर आपने 2019 का ही पेपर बहुत अच्छे से इस तरह से किया विद 4 ऑप्शन, तो डेफिनेटली आपका नेट किसी भी तरह से नहीं रुक सकता। अगेन आपको 10 डेज अभी एग्ज़ाम के लिए मिल रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्पान ऑफ कंट्रोल प्रोफाउंडेड बाय फ्यूल। ठीक है, तो ये फ्यूल का थ्योरी है, फ्यूल का थ्योरी है,
जिसमें ये पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इनके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बताता है। तो इनका स्पान ऑफ कंट्रोल जो इनका, ये तो आपको ध्यान रखना है कि स्पान ऑफ कंट्रोल किसका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे नोट्स में जो आप डायरी बना रहे हैं तो स्पान ऑफ कंट्रोल लिख के उसके आगे आप फ्यूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 कैन मेक्स 4 to 6 पीपल वर्क इफेक्टली अंडर हिम और हर, है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है वहाँ से है कि एक आदमी के अंदर 5 से 6 लोग इफेक्टली काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन यूटिलाइज डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल ऑटोबायोग्राफीज एंड पर्सनल टॉक्स और डिस्कशन। तो इसका जो आंसर है वो है नैरेटिव रिसर्च। तो अब आपको देखो क्या करना है कि यहाँ पे जो 3 है, ग्राउंडेड रिसर्च थ्योरी आ जाएगा या केस स्टडी आ जाएगा या एथनोग्राफी, इनमें से 100% कोई ना कोई इस बार आना है क्योंकि नैरेटिव पूछा है तो इसी से यहाँ से पेपर बनता है। अब देखिए ये है कि ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डेटा यूटिलाइज डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल्स, यानी कि डेटा को इंडिविजुअल से यूटिलाइज करना, एंड ऑटोग्राफीज किस में आती हैं, एंड पर्सनल डिस्कशन किस में आता है। तो ये नैरेटिव रिसर्च के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको नैरेटिव रिसर्च लिखना है अपनी नोटबुक में और उसके आगे लिख देना है कि द रिसर्च डिजाइन यूटिलाइज डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑटोग्राफीज एंड पर्सनल टॉक्स एंड डिस्कशन। तो ये आपका एक सिंगल नोट्स हो गया जो नैरेटिव रिसर्च के बारे में है। 2019 के दोनों पेपर्स में जो कुछ भी लिखा है, एक एक वर्ड, यानी कि अगर आपके सामने यहाँ पे इतने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं इसमें से हर वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आप यहाँ पे देखिए, एक तो आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे 3 क्लू और मिल गए हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन क्या है, केस स्टडी डिजाइन क्या है, एंड एथनोग्राफी डिजाइन क्या है, ठीक है। तो केस स्टडी, जब हम किसी सिंगल केस का स्टडी करते हैं, चाहे वो किसी सिंगल केस के बारे में हो, सिंगल पर्सन के बारे में हो, सिंगल इंस्टीट्यूशन के बारे में हो। एथनोग्राफी हम जब कल्चरल या लोगों के बीच में रह के उनके कल्चर का स्टडी करते हैं तो उसको एथनोग्राफी बोलते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी, जब हम ग्राउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टडी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाके स्टडी करते हैं, तो उसको ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। अब इनको जानने के साथ साथ इसके आपको पता भी होना चाहिए क्या क्या स्टेप इसमें होते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी के टाइप्स क्या हैं, एथनोग्राफी के टाइप्स क्या हैं। तो इस तरह से आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। 5 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं चैनल पे। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ आप खुद से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। बट हाँ, ऐसे ही पेपर में एक एक पॉइंट को आप गूगल ज़रूर कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड डे।